नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखे उपन्यास कायाकल्प का भाग 23। राजा विशाल सिंह की मनोवृत्तियां अब एक ही लक्ष्य पर केंद्रित हो गई थी और वह लक्ष्य था मनोरमा। वह उपासक थे, मनोरमा उपासका थी। वह सैनिक थे, मनोरमा सेनापति थी। वह गेंद थे, मनोरमा खिलाड़ी थी। मनोरमा का उनके मन पर, उनकी आत्मा पर संपूर्ण आधिपत्य था। वह अब मनोरमा ही की आंखों से देखते, मनोरमा ही की कानों से सुनते और मनोरमा ही के विचार से सोचते थे। उनका प्रेम संपूर्ण आत्मसमर्पण समर्पण था। मनोरमा ही की इच्छा अब उसकी इच्छा है। मनोरमा ही के विचार अब उनके विचार हैं। उनके राज्य विस्तार में मंसूबे गायब हो गए। धन से उनको कितना प्रेम था। वह इतनी किफ़ायत से राज्य का प्रबंध करना चाहते थे कि थोड़े ही दिनों में रियासत के पास एक विराट कोष हो गए। अब वह हौसला नहीं रहा। मनोरमा के हाथों जो कुछ खर्च होता है वह श्रेय है। अनुराग चित्त की वृत्तियों की कितनी काया पलट कर सकता है। अब तक राजा विशाल सिंह का जिन स्त्रियों से साबिका पड़ा था वे ईर्ष्या, द्वेष, माया, मोह और राग रंग में लिप्त थी। मनोरमा उन सबों से भिन्न थी। उसमें सांसारिकता का लेश भी न था। न उसे वस्त्राभूषण से प्रेम, न किसी से ईर्ष्या, न द्वेष। ऐसा प्रतीत होता था कि वह स्वर्ग लोक की देवी है। परोपकार में उसका ऐसा सच्चा अनुराग था कि पग पर राजा साहब को अपनी लघुता और क्षुद्रता का अनुभव होता था और उस पर उसकी श्रद्धा और भी दृढ़ हो जाती थी। रियासत के मामलों या निज के व्यवहारों में जब वह कोई ऐसी बात कर बैठते जिसमें स्वार्थ और अधिकार के दुरुपयोग या अनम्रता की गंध आती हो, तो उन्हें यह जानने में देरी न लगती कि मनोरमा की भुखटी चढ़ी हुई है और उसने भोजन नहीं किया। फिर उन्हें उस बात के दोहराने का साहस न होता था। मनोरमा की निर्मल कीर्ति अज्ञात रूप से उन्हें परलोक की ओर खींचे लिए जाती थी। उसके समीप आते ही उनकी वासना लुप्त और धार्मिक कल्पना सजग हो जाती थी। उसकी प्रतिबद्धता पर उन्हें इतना अटल विश्वास हो जाता था कि वह जो कुछ कहती थी उन्हें सर्वोचित और श्रेष्ठकर जानकर वह अगर देखते हुए घर में आग लगा देती तो भी वह उसे निर्दोष ही समझते। उसमें भी उन्हें शुभ और कल्याण ही की सुवर्ण रेखा दिखाई देती। रियासत में आसामियों से कर के नाम पर न जाने कितनी बेगार ली जाती थी। वह सब रानी के हुक्म से बंद कर दी गई और रियासत को लाखों रुपए की क्षति हुई। पर राजा साहब ने जरा भी हस्तक्षेप नहीं किया। पहले जिसे हुक्मान रियासत में तशरीफ लाते तो रियासत में खलबली मच जाती थी। कर्मचारी सारे काम छोड़कर हुक्मान को रसद पहुंचाने में मुस्तैद हो जाते थे। हाकिम की निगाह तिरछी देखकर राजा कांप जाते थे। पर अब किसी को चाहे वह सूबे का लाट ही क्यों न हो, नियमों के विरुद्ध एक कदम रखने की भी हिम्मत न पड़ती थी। जितनी धांधलियां राज प्रथा के नाम पर सदैव से होती आती थी वह एक एक करके उठती जाती थी। पर राजा साहब को कोई शंका न थी। राजा साहब की चिर संचित्र पुत्र लालसा भी इस प्रेम तरंग में मग्न हो गई थी। मनोरमा पर उन्होंने अपनी महान अभिलाषा भी अर्पित कर दी थी। मनोरमा को पाकर उन्हें किसी वस्तु की इच्छा ही नहीं रही। उसके सामने और सभी चीज़ें तुच्छ हो गई। केवल एक दिन उन्होंने मनोरमा से कहा था, मुझे अब केवल एक इच्छा है, ईश्वर मुझे एक पुत्र प्रदान कर देता तो मेरे सारे मनोरथ पूरे हो जाते। मनोरमा ने उस समय जिन कोमल शब्दों से उन्हें सांत्वना दी थी वे अब तक कानों में गूंज रहे थे। नाथ, मनुष्य का उद्धार पुत्र से नहीं अपने कर्मों से होता है। यश और कीर्ति भी कर्मों से ही प्राप्त होती है। संतान वह सबसे कठिन परीक्षा है जो ईश्वर ने मनुष्यों को परखने के लिए गढ़ी है। बड़ी बड़ी आत्माएं जो और सभी परीक्षाओं में सफल हो जाती है यहाँ ठोकर खाकर गिर पड़ती है। सुख के मार्ग में इससे बड़ी और कोई बाधा नहीं। जब इच्छा दुख का मूल है तो उसे सबसे बड़े दुख का मेल क्यों न होगी। ये वचन मनोरमा के मुख से निकलकर
अमर हो गए थे। सबसे विचित्र बात यह थी कि राजा साहब की विषय वासना संपूर्ण लोप हो गई थी। एकांत में बैठे हुए वह मन में भांति भांति की मृदु कल्पनाएं किया करते थे, लेकिन मनोरमा के सम्मुख आते ही उन पर श्रद्धा का अनुराग छा जाता था, मानो किसी देव मंदिर में आ गए हो। मनोरमा उनका सम्मान करती, उन्हें देखते ही खिल जाती, उनसे मीठी मीठी बातें करती, उन्हें अपने हाथों से स्वादिष्ट पदार्थ बनाकर खिलाती, उन्हें पंखा झलती। उनकी तृप्ति के लिए वह इतना ही काफ़ी समझती थी। कविता में और सब रस थे, केवल श्रृंगार रस न था। वह बाकी चितवन जो मन को हर लेती है, वह हाव भाव जो चित्त को उद्दीप्त कर देता है, यहाँ कहाँ। सागर के स्वच्छ निर्मल जल में तारे नाचते हैं, चांद थिरकता है, लहरें गाती है। वहाँ देवता संध्योपासना करते हैं, देवियाँ स्नान करती है, पर कोई मैले कपड़े नहीं धोता। संगमरमर की जमीन पर थूकने की सुरुचि किसमें होगी। आत्मा को स्वयं ऐसे घृणास्पद व्यवहार से संकोच होता है। इसी भांति 6 महीने गुजर गए। प्रभात का समय था। प्राकृतिक फागुन के शीतल उल्लास समीर सागर में निगमन हो रही थी। बाग में नव विकसित पुष्प किरणों के सुनहरे हार पहने मुस्करा रहे थे। आम के सुगंधित नव पलों में कोयल अपनी मधुर तान अलाप रही थी, और मनोरमा आईने के सामने खड़ी अपनी केश राशि का जाल सजा रही थी। आज बहुत दिनों बाद उसने अपने दिव्य रक्त रंजित आभूषण निकाले हैं। बहुत दिन के बाद अपने वस्त्रों में इत्र बसाए हैं। आज उसका एक एक अंग मन उल्लास से खिला हुआ है। आज चक्रधर जेल से छूटकर आएंगे, वह उनका स्वागत करने जा रही है। यो बन ठन कर मनोरमा ने बंगले वाले कमरे का पर्दा उठाया और दबे पांव अंदर गई। मंगला अभी तक पलंग पर पड़ी मीठी मीठी नींद ले रही थी। उसके लंबे लंबे केश तकिए पर बिखरे पड़े थे। दोनों सखियां आधी रात तक बातें करती रही थी। जब मंगला ऊँघ ऊँघ कर गिरने लगी थी, तो मनोरमा उसे सुलाकर अपने कमरे में चले गई थी। मंगला अभी तक परी सो रही थी। मनोरमा की पलकें तक न झपकी। अपने कल्पना कुंज में विचरते हुए रात काट दी। मंगला को इतनी देर तक सोते देखकर उसने आहिस्ता से पुकारा, मंगला कब तक सोगी? देख तो कितना दिन चढ़ गया है। जब पुकारने से मंगला न जागी, तो उसका कंधा हिलाकर कहा, क्या दिन भर सोती रहोगी? मंगला ने परे परे कहा, सोने दो, अभी तो सोई हूँ, फिर सिर पर सवार हो गई। मनोरमा, तो फिर मैं जाती हूँ, यह न कहना मुझे क्यों नहीं जगाया। मंगला आंखें खोलकर, अरे इतना दिन चढ़ाया, मुझे पहले ही क्यों न जगा दिया। मनोरमा, जगा तो रही हूँ, जब तेरी नींद टूटे तब ना। स्टेशन चलेगी? मंगला, मैं स्टेशन कैसे जाऊंगी? मनोरमा, जैसे मैं जाऊंगी वैसे ही तू भी चलना। चल कपड़े पहन ले। मंगला, न भैया, मैं न जाऊंगी, लोग क्या कहेंगे। मनोरमा, मुझे जो कहेंगे वही तुझे भी कहेंगे, मेरी खातिर तो सुन लेना। मंगला, आपकी बात और है, मेरी बात और। आपको कोई नहीं हंसता, पर मुझे सब हंसेंगे, मगर मैं डरती हूँ कहीं तुम्हें नजर न लग जाए। मनोरमा, चल हट उठ, बातें मत बना, मैं तुझे खींच कर ले जाऊंगी, मोटर में पर्दा कर दूंगी। अब राजी हुई? मंगला, हाँ, यह तो अच्छा उपाय है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी, अम्मा जी सुनेगी तो बहुत नाराज होगी। मनोरमा, और जो नहीं चलेगी तो? तब तो तुझे कोई आपत्ति न होगी। मंगला, वह चले तो मैं भी चलूं, लेकिन नहीं, वह बड़ी बूढ़ी है, जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है। मैं तो लोगों को अपनी ओर घूरते देखकर कट ही जाऊंगी। मनोरमा, अच्छा, परी परी सो, मैं जाती हूँ, अभी बहुत तैयारियां करनी है। मनोरमा अपने कमरे में आई और मेज पर बैठकर बड़ी उतावली में कुछ लिखने लगी, और दीवान साहब के आते ही इतला हुई और एक क्षण में आकर वह एक कुर्सी पर बैठ गए। मनोरमा ने पूछा, रियासत का बैंड तैयार है ना? हरिसेवक, हाँ, उसे पहले ही हुक्म दिया जा चुका है। मनोरमा, जुलूस का प्रबंध ठीक है ना? मैं डरती हूँ कहीं भद्द न हो जाए।
हरिसेवक, प्रबंध तो मैंने सब कर दिया है, पर इस विषय में रियासत की ओर से जो उत्साह प्रकट हो रहा है वह शायद उसके लिए हानिकारक हो। रियासतों पर हुक्मान की कितनी बड़ी निगाह होती है यह आपको मालूम है। मैं पहले भी कह चुका हूँ और अब भी कहता हूँ कि आपको इस मामले में खूब सोच विचार कर काम करना चाहिए। मनोरमा, क्या आप समझते हैं कि मैं बिना सोचे विचारे ही कोई काम कर बैठती हूँ? मैंने सोच लिया है। बाबू चक्रधर चोर नहीं, डाकू नहीं, खूनी नहीं, एक सच्चे आदमी हैं। उनका स्वागत करने के लिए हुक्मान हमसे बुरा मानते हैं तो माने, हमें उसकी कोई परवाह नहीं। जाकर संपूर्ण दल को तैयार कीजिए। हरिसेवक, श्रीमान राजा साहब की तो राय है कि शहर वालों को जुलूस निकालने दिया जाए, हमारे सम्मिलित होने की जरूरत नहीं। मनोरमा ने रुष्ट होकर कहा, राजा साहब से मैंने पूछ लिया है, उनकी राय वही है जो मेरी है। अगर सन्मार्ग पर चलने में रियासत जब्त हो भी जाए तो मैं भी उसे मार्ग पर विचलित न होंगी। आपको रियासत के विषय में इतना चिंतित होने की क्या जरूरत है? दीवान साहब ने सजल नेत्रों से मनोरमा का देखकर कहा, बेटी, तुम्हारे ही भले को कहता हूँ, तुम नहीं जानती जमाना कितना नाजुक है। मनोरमा उत्तेजित होकर बोली, पिताजी, इस सदुपयोग के लिए मैं आपकी बहन अनुग्रहित हूँ, लेकिन मेरी आत्मा उसे ग्रहण नहीं करती। मैंने सर्प की भांति धनराशि पर बैठकर उसकी रक्षा करने के लिए यह पद नहीं स्वीकार किया है, बल्कि अपनी आत्मोन्नति और दूसरों के उपकार के लिए ही है। अगर रियासत इन दोनों में से एक काम भी न जाए तो उसका रहना ही व्यर्थ है। अभी 7 बजे हैं, 8 बजते बजते स्टेशन पहुंच जाना चाहिए। मैं ठीक वक्त पर पहुंच जाऊंगी, जाइए। दीवान साहब के जाने के बाद मनोरमा फिर मेज पर बैठकर लिखने लगी। यह वह भाषण था जो वह चक्रधर के स्वागत के अवसर पर देना चाहती थी। वह लिखने में इतनी तल्लीन हो गई कि उसे राजा साहब के आकर बैठ जाने की उस वक्त तक खबर न हुई, जब तक उनके कपड़े फेफड़ों के खांसने पर मजबूर न कर दिया। कुछ देर तक बेचारे खांसी को दबाते रहे, लेकिन नैसर्गिक क्रियाओं को कौन रोक सकता है। खांसी दबकर उत्तरोत्तर प्रखंड होती जाती थी, यहाँ तक कि अंत में वह निकलने ही पड़ी। कुछ ठीक थी, कुछ खांसी और कुछ इन दोनों का सम्मिश्रण, मानो कोई बंदर गुर्रा रहा हो। मनोरमा ने चौंक कर आंखें उठाई तो देखा कि राजा साहब बैठे हुए उनकी ओर प्रेम विह्वल नेत्रों से ताक रहे हैं। बोली, क्षमा कीजिएगा, मुझे आपकी आहट ही न मिली। क्या आप देर से बैठे हैं? राजा, नहीं, अभी तभी आया हूँ। तुम लिख रही थी, मैंने छेड़ना उचित न समझा। मनोरमा, आपकी खांसी बढ़ती जाती है और आप उसकी दवा नहीं लेते। राजा, आप ही आप अच्छी हो जाएगी। बाबू चक्रधर तो 10 बजे की डाक से आ रहे हैं ना, उसके स्वागत की तैयारी या पूरी हो गई? मनोरमा, जी हाँ, बहुत कुछ पूरी हो गई है। राजा, मैं चाहता हूँ जुलूस इतनी धूमधाम से निकले कि कम से कम इस शहर के इतिहास में अमर हो जाए। मनोरमा, यही तो मैं भी चाहती हूँ। राजा, मैं सैनिकों के आगे फर्जी वर्दी में रहना चाहता हूँ। मनोरमा ने चिंतित होकर कहा, आपका जाना उचित नहीं जान पड़ता, आप यहीं उनका स्वागत कीजिएगा। अपनी मर्यादा का निर्वाह तो करना ही पड़ेगा। सरकार यो भी हम लोगों पर संदेह करती है, तब तो वह सत्तू बांध कर हमारे पीछे पड़ जाएगी। राजा, कोई चिंता नहीं, संसार में सभी प्राणी राजा ही तो नहीं है। शांति राज्य में नहीं, संतोष में है। मैं अवश्य चलूँगा। अगर रियासत ऐसे महात्माओं के दर्शन में बाधक होती है तो उसे इस्तीफा दे देना ही अच्छा है। मनोरमा ने राजा की ओर बड़ी करुण दृष्टि से देखकर कहा, यह ठीक है, लेकिन जब मैं जा रही हूँ तो आपके जाने की जरूरत नहीं। राजा, खैर, न जाऊँगा, लेकिन यहाँ मैं अपनी जवान को न रोकूंगा। उनके गुजारे की भी तो कुछ फिक्र करनी होगी। मनोरमा, मुझे भय है कि वह कुछ लेना स्वीकार न करेंगे। बड़े त्यागी पुरुष हैं। राजा, यह तो मैं जानता हूँ, उनके त्याग का क्या कहना। चाहते तो अच्छी नौकरी करके आराम से रहते,
पर दूसरे के उपकार के लिए प्राणों को हथेली पर लिए रहते हैं। उन्हें धन्य है, लेकिन उनका किसी तरह गुजर बसर तो होना ही चाहिए। तुम्हें संकोच होता है तो मैं कह दूं? मनोरमा: नहीं, आप न कहिएगा, मैं ही कहूँगी, मान तो लेंगे ही। राजा: मेरी और आपकी तो बहुत पुरानी मुलाकात है। मैं तो उसकी समिति का मेंबर था और फिर नाम लिखवाऊंगा। कितने रुपए तुम्हारे विचार में काफ़ी होंगे? रकम ऐसी होनी चाहिए जिसमें उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न होने पाए। मनोरमा: मैं तो समझती हूँ 50 रुपये बहुत होंगे, उन्हें और ज़रूरत ही क्या है? राजा: नहीं जी, उसके लिए 10 रुपये काफ़ी है। 50 रुपये की थाली लेकर भला वह क्या करेंगे? तुम्हें कहते शर्म न आई? 50 रुपये में आजकल रोटियां भी नहीं चल सकती, और बातों का तो जिक्र ही क्या। एक भले आदमी के निर्वाह के लिए इस जमाने में 500 रुपये से कम खर्च नहीं होते। मनोरमा: 500 कभी न लेंगे। 50 रुपये ही ले ले, मैं इसी को गनीमत समझती हूँ। 500 का तो नाम ही सुनकर वह भाग खड़े होंगे। राजा: हमारा जो धर्म है वह हम कर लेंगे। लेने या न लेने का अख्तियार है उन्हें। मनोरमा फिर लिखने लगी और राजा साहब को वहाँ से चले जाने का संकेत था, पर राजा साहब ज्यों के त्यों बैठे रहे। उनकी दृष्टि मकरंद के प्यासे भ्रमर की भांति मनोरमा के मुख कमल का माधुर्य रसपान कर रही थी। उसकी बांदी अदा आज उसकी आंखों में खूबी जाती थी। मनोरमा का श्रृंगार रूप आज तक उन्होंने न देखा था। इस समय उसके हृदय में जो गुदगुदी हो रही थी वह उन्हें कभी न हुई थी। दिल थाम थाम कर रह जाते थे। मन में बार बार एक प्रश्न उठता था, पर जल में उछलने वाली मछलियों की भांति फिर मन में विलीन हो जाता था। प्रश्न था, उसका वास्तविक स्वरूप यह है या वह? सहसा घड़ी में 9 बजे। मनोरमा कुर्सी से उठ खड़ी हुई। राजा साहब भी किसी वृक्ष की छाया में विश्राम करने वाले पथिक की भांति उठे और धीरे धीरे द्वार की ओर चले। मनोरमा ने करुण कोमल नेत्रों से देखकर कहा, अच्छी बात है, चलिए, लेकिन पिताजी के पास किसी अच्छे डॉक्टर को बिठाते जाइएगा, नहीं तो शायद उनके प्राण न बचे। राजा: दीवान साहब रियासत के सच्चे शुभचिंतक हैं।